जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सर्वप्रथम सभी संतों, महापुरुषों, तथागत गौतम बुद्ध, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, सद्गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, और इस देश के अंदर जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लोगों को, जो दबे कुचले गरीब लोग, इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए, इनको अच्छा जीवन देने के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी, मेरी माताओं के, मेरी छोटी बड़ी बहनों के, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के, मेरे भाइयों के, सबके चरणों में नमन करता हूं। और उसके बाद मैं गांव खटोली की पूरी टीम का, पूरे गांव का, जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम सजाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे बीच में आए हमारे हरियाणा की शान, जो लगातार समाज की लड़ाई, समाज के हर मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाते हैं, हरियाणा भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष भाई कमल कुमार बराड़ा जी हमारे बीच में पहुंचे। जिला अंबाला से भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई राजेश गरनाड़ा जी, और इस गांव की एक हमारी मजबूत जो एक शान है, हमारे भाई जो आज हरियाणा की जिम्मेदारी जिनको मिल चुकी है, भाई नरेंद्र खतौली जी, और हमारे भाई साहब बराड़ा से, हमारे अंबाड़ा से जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बलजीत जी, अमरनाथ जी, और भाई पंचकुला से सोनू कांत जी, पंचकुला से जिलाध्यक्ष भाई शुभम जी, और भी तमाम साथी काफी लंबे समय से जो समाज का काम कर रहे हैं, हमारे जो छुपे रुस्तम भाई मुकेश रायपुर रानी जी, जिनसे हम भी सीखे हैं। मेरे उस टाइम दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, जब से मैं इनसे सीख रहा हूं। 2013 में हम इनसे मिले थे पहली बार, और 13 से इनके साथ मिलने के बाद लगातार समाज के कामों को कर रही हैं। मैं सभी क्रांतिकारी योद्धाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं यहां पर आज बाबा साहब और सद्गुरु रविदास जी महाराज के विषय पे हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब और सद्गुरु रविदास जी महाराज एक्चुअल में उनको मानते क्यों हैं, हम इनको क्यों मानते हैं, कारण क्या है उनको मानने का, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको मानने की। वो तो चले गए इस दुनिया से, उनको मानने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सच्चाई ये है कि उनको माने बिना हमारे जीवन के अंदर सुधार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज और हमारे बहुजन महापुरुष, इन्होंने जब तक हमें जीवन जीने का रास्ता नहीं बताया, तब तक हमें अच्छा जीवन नहीं मिल पाया। बात करें 650 साल पहले की, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने उस समय में जो व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़कर उन्होंने समाज के लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से उन्होंने जो समाज को संदेश दिया, जो भी हमारे साथी बता रहे थे, सबसे पहला दिया शिक्षा का संदेश। शिक्षा का संदेश सद्गुरु रविदास जी महाराज ने दिया कि माधो अविद्या हित कीन, ताते दीप भयो मलीन।
गुरु रविदास जी ने शिक्षा की बात करी। गुरु रविदास जी ने हमारे समाज को कहा कि नशा छोड़ दो। रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े न उतरे पाए। गुरु रविदास जी ने हमें एकता के सूत्र में बांधने की बात करी, क्योंकि हम बिखरे हुए लोग थे। गुरु रविदास जी ने कहा कि हमें मधु मखीरे की तरह इकट्ठा रहना है, मधु मखीरे की तरह इकट्ठा रहना है, हमें साथ रहना है, एक रहना है, एके में रहना है। गुरु रविदास जी ने हमें तमाम हर तरीके से जीवन को सुधार करने के संदेश दिए। लेकिन 650 साल हो चुके हैं। बाबा साहब जब आए, बाबा साहब ने भी यही तमाम संदेश दिए। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से दिए, बाबा साहब ने अपने किताबें लिखी, अपने विचारों के माध्यम से वो बातें कही हैं। बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, नशा ना करो। बाबा साहब ने वही बातें कही हैं। लेकिन समाज के लोगों, क्या इन महापुरुषों की बातों को हम अपने जीवन में उतार पाए हैं? इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बस इतनी सी बात है। क्या गुरु रविदास जी की बात को, बाबा साहब की बात को, या जो भी महापुरुष हमारे रहे हैं, उनकी बात को हमने अपने जीवन में धारण किया या नहीं किया, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सच्चाई ये है कि हमने आज तक उनकी बात को नहीं माना, हम उनके विचारों पर नहीं चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि गुरु रविदास जी ने सपना देखा था बेगमपुरा का। क्या सपना देखा था? बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं ठाओ। गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा का सपना देखा और गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कुवन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ना तो आज हमारे समाज के पास गमों की कमी है, बेगमपुरा हम बसा नहीं पाए, क्योंकि हमारे समाज में जितने गम हैं, हमारी परिवारों में जितने गम हैं, हमारी बहन बेटियों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पास तो गमों के पहाड़ हैं, बेगमपुरा नहीं बसा बिका। बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश के शासक बनना चाहते हैं, हम इस देश में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा देश की स्थापना करना चाहते हैं। वो भी आज तक नहीं हुआ। ना तो इस देश के अंदर समानता है, ना बंधुता है, और ना भाईचारा है देश के अंदर। तो कहां महापुरुषों का सपना हुआ पूरा? ये सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? ये सपना इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमने इनके सपनों के ऊपर कार्य नहीं किया, इनके सपनों के ऊपर काम नहीं किया। हमने जो सपने मैंने आपको बताए, इन सपनों के ऊपर हम लोगों ने, इनके बच्चों ने, इनके बच्चे मतलब हम लोग काम नहीं कर पाए, जिस वजह से वो सपना पूरा नहीं हुआ। ना तो आज हमारे समाज के पास शिक्षा है। सरकारी स्कूलों में दलिया खिचड़ी चला के या तरह तरह के जो व्यवस्थाएं करके सरकारी स्कूलों के अंदर से शिक्षा का मटियामेट कर दिया। हमारे बस की सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा रही नहीं है, वहां मिलती नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं है। सरकारी नौकरियां निजीकरण शुरू करके सरकारों ने निजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। प्राइवेट नौकरियों के अंदर हमारा गुजारा नहीं है, जमीनें हमारे पास नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे पास साधन संसाधन जो भी धन अर्जित करने के होते हैं हमारे पास नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम बाबा साहब की बात को, सतगुरु रविदास जी महाराज की बात को नहीं मान पाए।
ऐसे ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के लोग ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन क्या मात्र कार्यक्रम करवाने से बदलाव आ जाएगा? आप सच्चाई बताइए। क्या मात्र कार्यक्रम करवाने से? हम सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाते हैं, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाते हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाते हैं, ज्योतिबा फुले की जयंती मनाते हैं, तमाम महापुरुषों की, मान्यवर साहब कांशी राम की, हम तमाम महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं और उनके ऊपर भंडारा भी करते हैं, कड़ी चौड़ भी करते हैं, मटर पनीर भी करते हैं, हर तरीके के व्यंजन करते हैं। क्या ये चीजें करने से बदलाव आया? मात्र ये चीज करने से बदलाव नहीं आया, और मात्र ये चीजें करने से आप 1000 साल और ये चीजें करते रहे, बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम इन महापुरुषों की बात को मानेंगे, और वो बात को मानकर हम क्या करेंगे? जब हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने बच्चों की शिक्षा की जो शिक्षा व्यवस्था खराब की गई है उसके लिए आवाज उठाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो तानाशाही चल रही है, प्राइवेट स्कूलों के तहत जो हमारे गले काटे जा रहे हैं, हमारी जेब काटी जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकारी नौकरियों को इन्होंने खत्म करने के लिए जो निजीकरण व्यवस्था लागू की है, उस निजीकरण व्यवस्था को जब हम खत्म करवाने के लिए आवाज उठाएंगे, तब हमें हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल पाएंगी। जब हम आवाज उठाएंगे कि हमारे टैक्स का पैसा जो हम आज कलम से लेके जहाज तक कुछ भी खरीदते हैं, एक पेन पेंसिल कुछ भी, ये पानी की बोतल भी अगर हमने खरीदी है, इसके ऊपर हमने टैक्स दिया है सरकार को, उस टैक्स के पैसे को पूंजीपतियों को ना देकर आप एक गरीब परिवार को, गरीब किसानों को, मजदूरों को, उनको छोटा छोटा लोन दीजिए ताकि वो अपने काम धंधे चला पाए। लेकिन मेरी माताओं बहनों, आज इस देश के अंदर क्या होता है? मेरा गरीब परिवार का भाई, मैं सिर्फ एससी समाज की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मेरी इस बात को मात्र शेड्यूल कास्ट समाज से जोड़ के ना चले, एससी समाज से जोड़ के ना चले, गरीब व्यक्ति की बात कर रहा हूं। गरीब व्यक्ति एससी समाज के भी अंदर भी हो सकता है, बीसी समाज के अंदर भी हो सकता है, वो अल्पसंख्यक भी हो सकता है, और वो स्वर्ण समाज से भी हो सकता है, वो किसी भी समाज से हो सकता है जो गरीब है। गरीब व्यक्ति को अगर वो टैक्स का पैसा सरकार को देता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके घर के अंदर रोजगार लेकर आना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उसको अच्छा स्वास्थ्य देना, उसको अच्छे हॉस्पिटल देना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज हम जब कमाई करते हैं, हम जब सैलरी हमें मिलती है तो वो टैक्स कट के मिलती है। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं उसके बाद फिर टैक्स देते हैं। जब हम खाना बनाने के लिए कोई चीज खरीद के लाते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। मतलब हर चीज के ऊपर आज के समय में टैक्स है, हर चीज के ऊपर। आपने जो शरीर के ऊपर कुछ भी आइटम पहन रखी है, कपड़े हैं, चैन है, बाड़ी है, कोका है, कुछ भी है, हर चीज के ऊपर आप टैक्स देते हो सरकार को। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो हमारे बच्चों को रोजगार दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, हमें अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल दे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार क्यों देगी? सरकार क्यों देगी? सरकार गूंगे बहरे लोगों को कुछ नहीं देती। एक माँ भी होती है ना, वो भी अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो बच्चा रोता है। जब वो रोता है ना, तभी वो माँ समझेगी कि मेरे बच्चे को भूख लगी है और मैं उसको दूध पिला दूं। माँ भी तभी दूध पिलाती है। तो हम तो गूंगे बहरे लोग हैं, हम समाज के जो लोग, हम सरकार से कुछ डिमांड ही नहीं करते, हम तो मांग ही नहीं कर पा रहे कुछ। मांग कैसे होगी मुट्ठी बंद करके? भाई हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे हॉस्पिटल कहाँ है, बताओ। हमारे हिस्से की जमीनें कहाँ हैं? हमारे हिस्से के जो आप हमसे टैक्स का पैसा इकट्ठा करके नीरव मोदी को दे दे 11,000 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी को दे दिया, उसकी जेब में डाल दिया और वो देश छोड़ के भाग गया। विजय माल्या को दे दिया 9,000 करोड़ रुपया। कितना कितना? मैं 1-2 रुपए 10 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो सोए हुए लोग हैं यार। हमें पता ही नहीं है हमारी जेब कैसे काटी जा रही है, हमारे पैसे जा रहे कहां जा रहे हैं हमारे पैसे। 11,000 करोड़ रुपया मात्र एससी समाज का नहीं मैं कह रहा हूं, इस देश के
सभी गरीब लोगों का पैसा सरकार ने लोन दे दिया। विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया देश से, आज तक सरकार लेकर नहीं आ पाई उसको देश के अंदर। विजय माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, इनको दे दिए हजारों करोड़ रुपए, वापस लौट के नहीं आ रहे। अंबानी को लाखों करोड़ रुपए लोन माफ कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अडानी को लाखों करोड़ रुपया लोन माफ कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरे समाज का एक गरीब बुजुर्ग, एक जो बिल्कुल गरीब परिवार से एक भाई, एक मेरी माँ, जिसने लाख रुपए लोन लिया बैंक से, अगर वो 2 किस्तें भी समय पे ना भर पाया तो बैंक वाले घर पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं ना, बैंक वाले घर पहुंच जाएंगे और गले में गुंठा दे देंगे, भाई किस्त भर, वरना तेरी मोटरसाइकिल ठेका ले जाएंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा ये घर को नीलामी पे लगा देंगे। पहली बात तो लोन मिलते नहीं हमारे लोगों को। क्यों दे रही है सरकार? उन लोगों को क्यों पैसे दे रही है सरकार? एक व्यक्ति को मान लो 100 रुपए दे रही है तो उससे सेटिंग कर रही है कि 2 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। अगर 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेकर गया है तो बिना सरकार की सहमति के, बिना सरकार के अंदर सेटिंग के वो नहीं लेकर गया। नीरव मोदी गया, मेहुल चोकसी गया, अडानी को जो दिए, अंबानी को जो दिए, 1 रुपया एकड़ जमीन, मेरी माताओं बहनों, 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन अडानी को दे दी सरकार ने। हमारे हिस्से की जमीन अडानी को दे दी 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, वर्ग गज के हिसाब से जमीन दे दी अडानी को। हम जब कोई सरकारी जमीन तो बहुत दूर की बात है, आज कोई प्राइवेट में प्लाट भी लेंगे ना, वो भी हजारों रुपए गज के हिसाब से हमें मिलता है एक गरीब व्यक्ति को। और सरकार इतने बड़े पूंजीपति को, जो आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धनवान, इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति, उसको 1 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से वो जमीन दे देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें तो पता भी नहीं होगा शायद बहुत से लोगों को ये बातें। सरकार उसको ट्रेन की पटरी बिछा के देती है, उसको ट्रेन दे देती है, भाई आप चलाओ। बिजली सरकार की, पटरी सरकार की, जमीन सरकार की, कर्मचारी सरकार के। बिजनेस कौन करेगा? अडानी करेगा। पूरा का पूरा महकमा रेलवे का प्राइवेट कर दिया। हमारे समाज के लोगों ने आवाज नहीं उठाई, गरीब लोगों ने आवाज नहीं उठाई। पुलिस का महकमा प्राइवेट कर दिया, होमगार्ड की बीमारी लाके किसी ने आवाज नहीं उठाई। शिक्षा का महकमा प्राइवेट कर दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे हिस्से की जो जमीनें आज लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से हमें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। लैंड सीलिंग एक्ट हिंदी में बोलूं तो भू हदबंदी कानून, इसके तहत हमें जमीनें मिलनी थी, किसी को पता ही नहीं होगा। इसके तहत हमें जमीनें मिलनी थी मेरी माताओं बहनों, लेकिन किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। मिलेंगे कैसे ये कानून? इस कानून के तहत क्या है, मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं। ये कानून है संविधान के अंदर, जो बाबा साहब की हम बात कर रहे हैं, उसके संविधान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो अधिकार जो उसमें दिए उनकी बात करनी पड़ेगी भाई। मात्र संविधान 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 करने से या मात्र बाबा साहब करने से हमारा भला होने वाला नहीं है। संविधान के अंदर कानून है लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर क्या व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति के पास 17 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिस व्यक्ति के पास 17 एकड़ से ज्यादा जमीन है, सरकार उस जमीन का अधिग्रहण करेगी, सरकार उस जमीन को अपने अंडर लेगी और पूरे हरियाणा की जमीन 17 एकड़ से ऊपर सरप्लस जिसके पास जमीन है, वो सरप्लस जमीन को सरकार अपने अंडर लेके, अपने हक में लेकर, और उसके बाद उस जमीन का वितरण करेगी किसके पास? जो बेजमीने लोग हैं, जो बेजमीने लोग हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है,
उनको सरकार वो जमीनें देगी, वितरण करेगी। और हरियाणा का आंकड़ा है, हरियाणा सरकार का आंकड़ा है, और जो आंकड़ा है उसके अंदर क्या चीज आई, हमें हैरानी होगी सुन के, हमें हैरानी होगी बहुत सुन के। आज हम 300 गज का प्लाट या 30 गज का प्लाट भी लेने की शायद हम हिम्मत नहीं रख पाते होंगे, लेकिन अगर वो कानून सरकार ईमानदारी से लागू कर देती है हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर वो कानून लागू हो तो उसके बाद प्रति व्यक्ति को, प्रति परिवार को 3-3 एकड़ जमीन की आती है। कितने बोले मैंने? कितने? 3-3 किले जमीन के आते हैं प्रति परिवार। ये सिर्फ मात्र एससी परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे फिर मैं उन सभी बेजमीने परिवारों की बात कर रहा हूं जिनके पास जमीन नहीं है, चाहे वो जनरल समाज से है, चाहे वो बीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी या एससी समाज से कोई भी हो, जिसके पास जमीन नहीं है, इस कानून के माध्यम से उस व्यक्ति को जमीन मिलेगी। लेकिन वो कानून लागू करवाना होगा, लेकिन वो कानून लागू सरकार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो व्यक्ति कानून बनाने वाले हैं, जो उसको लागू करवाने वाले हैं, जो सरकार के आपके एमपी एमएलए हैं, उनके खुद के पास हजारों एकड़ जमीन है। समझे बात को? जो एमपी एमएलए हैं उनके पास तो किसी के पास 500 किले जमीन, किसी के पास 200 किले, किसी के चटाला वर्गा के पास हजार एकड़ जमीन, हुड्डा जैसे के पास हजार एकड़ जमीन। हाँ जी, वो क्यों बोल लेंगे फिर? वो क्यों आवाज उठाएंगे? और जो 17 एमएलए आपके समाज से बढ़ के गए, आपके समाज से जो 17 एमएलए बढ़ के गए, उन्होंने जाते ही यहां गले में पट्टा बांध लिया, उन्होंने जाते ही पट्टा बांध लिया। उनको तो जैसे उनके मालिक ने उनकी रस्सी खींच दी, इधर तो इधर, इधर तो इधर। उनको बोल लेंगे तो बोल, उनको बोल लेंगे चुप रहे तो चुप रहे, वो नहीं बोल पाएंगे। चाहे वो हमारे हरियाणा के अंदर 2 एससी एमपी बनते हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर 17 एमएलए बनते हैं, ये लोग आपकी आवाज को नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि ये उन पार्टियों के गुलाम हैं जो पार्टियां इस कानून को लागू नहीं करना चाहती। इस कानून को लागू करवाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाने के लिए चंद्रशेखर जैसे भाइयों को वहां पार्लियामेंट के अंदर भेजना पड़ेगा। जिस दिन से बड़ा है, ईमानदारी से बताना, चंद्रशेखर भाई जिस दिन से एमपी बना है, नगीना के लोगों ने ये बात समझी, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात नगीना के लोगों ने समझी। उनको वहां पर एससी समाज के लोगों ने वोट किया, बीसी ओबीसी समाज के लोगों ने वोट किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट किया, और जनरल समाज के लोगों ने भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट किया। क्यों वोट किया? इसीलिए वोट किया क्योंकि वो इस बात को समझे कि हमारी शिक्षा की, रोजगार की, हॉस्पिटल की और हमारी जमीनों की अगर कोई बात वहां पर करेगा तो यही व्यक्ति है जो वहां पे बेधड़के से नीडर होके ये व्यक्ति वहां पे बात कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके ऊपर कोई रस्सी हिलाने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको चलाएगा, जो इसको कहेगा कि भाई यहां बैठ, वहां बैठ, यहां चल, वहां चल। वो व्यक्ति आजाद, क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। वो आजाद व्यक्ति आजाद है और वो आजादी से आपकी बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाता है। आप ईमानदारी से बताओ कि पहले दिन से आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? आप बताओ ईमानदारी से। आपकी आवाज आएगी तो मैं समझूंगा कि भाई वाकई में चंद्रशेखर आजाद वहां पे आपकी आवाज उठा रहा है। उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? दोनों हाथ खड़े करके बताओ भाई। उठा रहा है ना? पहले दिन से आवाज उठा रहा है और अंतिम सांस तक आपकी आवाज उठाएगा। बस शर्त एक है कि आप लोगों को उसकी ताकत बढ़ना है, आप लोगों को
उसके कंधे, उसके हाथ, उसके हौसलों को इतना बुलंद करना है कि वो व्यक्ति आज अकेला वहां पे बैठा है, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाए कि उस जैसे वहां पर सैकड़ों व्यक्ति हमारे बैठे जो इन कानूनों को लागू करवाएं, इस देश के अंदर से निजीकरण जैसी बीमारी को खत्म करें, इस देश के अंदर से जो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जो ये अव्यवस्था है इसको खत्म किया जाए, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम पे हमारी गर्दनें काटी जाती हैं, हमारी जेब काटी जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ना जब इलाज कराने, डॉक्टर बिल देते हैं बना के, एडमिशन हो जाता है ना, भाई आपके मरीज को दवाई बाद में मिलेगी, इसका ऑपरेशन बाद में होगा, ये क्या करो, ये काउंटर पे ये बिल जमा करवा दो पहले जाके, यही बोलते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल में माता जी, यही बोलते हैं। कितना बिल है जी? लाख रुपए है जी, 2 लाख रुपए है जी, 4 लाख रुपए है जी, ये बिल जमा करवा दो, आपके परिवार के व्यक्ति को हम बचा लेंगे। ये हमारी जेब काटने का काम किया जा रहा है। अरे जब हम इस देश के अंदर टैक्स देते हैं तो क्यों हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएं? हमें सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा क्यों नहीं किया जा रहा? भाई हम जो टैक्स दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? हम विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देने के लिए या इन लोगों को हजारों लाखों करोड़ रुपए लोन देने के लिए टैक्स नहीं देते। ये देश हमारा है, इस देश को हमने अपने खून पसीने से सींचा, इस देश को हमने अपने खून पसीने से सींच कर यहां तक हम लेकर आए। हम इसलिए नहीं लेकर आए कि हमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और वहीं उलझा के रख दिया जाएगा। हमें उलझा दिया, हमारी बहन बेटियों के अत्याचार हो गए, उनके बलात्कार हो गए, उनके रेप कर दिए गए, हमें वहां उलझा दिया गया। हमारे लोगों को मार दिया, पीट दिया जाता है, किसी को किस प्रकार से, किसी को किस प्रकार से, हमें वहां उलझा दिया जाता है। अरे हमारे मुद्दे कुछ और थे, हमें उलझा दिया इन लोगों ने। अभी लेटेस्ट बिल्कुल आपके 1 हफ्ते पुरानी खबर आपके पंचकुला की, पूरे देश दुनिया के अंदर भारी रोष है और दिल को झकझोर देने वाली एक घटना हमारे हरियाणा के अंदर हुई। हरियाणा के अंदर एक एससी समाज के आईपीएस जो इस समय हरियाणा के अंदर एडीजीपी पद के ऊपर कार्यरत थे, उनको कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। काफी समय से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने कोशिश की समय समय पर व्यवस्था को संभालने की और समय समय पर कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन मेरी माताओं बहनों, वो व्यक्ति एक आईपीएस रैंक का अधिकारी 7 अक्टूबर को उस हौसले को तोड़ देता है और इस दुनिया से, इस जातिवादी जो राक्षस है, ये जातकवादी जो लोग हैं, इनके दबाव में आकर उस व्यक्ति ने खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया और उसने खुद को गोली मार ली। एक आईपीएस अधिकारी ने, जो आपके समाज से आता है, उसकी खुद की पत्नी आईएएस रैंक पे है, कई जिलों की डीसी रह चुकी है उसकी पत्नी, वो खुद कई जिलों में एसपी रह चुका है, आईजी रह चुका है, वो भी जातिवाद का शिकार होकर आज हमारे बीच में नहीं रहा। माताओं बहनों, ये घटनाएं हो रही हैं, इनका सभी का कारण ये है क्योंकि हम सतगुरु रविदास जी महाराज की जो राज की बात उन्होंने की थी, उस राज की बात को समझ ही नहीं पाए। हम सिर्फ प्रोग्राम करने में, भंडारे करने में और अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, हम उनके सपने को भूल चुके हैं। और जब तक उनके सपने को हम भूले रहेंगे, हमारे आईपीएस भी मरेंगे, हमारी मनीषा बहन जैसी बहनें भी मरेंगी, हमारे जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल जैसे भाई भी मरेंगे, हमारे ऐसे ऐसे लोग भी मरेंगे जो जिनको मूछ रखने पे, बुलेट चलाने पे या पता नहीं किस किस तरीके से मार दिया जाता है देश के अंदर, वो इसी तरीके से मरते रहेंगे
जब तक आप लोग एक होके बुलंद आवाज करके अपनी आवाज को मुट्ठी बंद करके इन सरकारों की कानों तक नहीं लेकर जाते, और ये आवाज तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप सभी व्यवस्थाओं को भूलकर, मैं नाम नहीं यहां पे लेना चाहूंगा, सभी व्यवस्थाओं को भूलकर बाबा साहब और सतगुरु रविदास जी महाराज के सही बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। और भाई चंद्रशेखर आजाद जो आज इस देश के अंदर आपकी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज चाहते हैं कि मेरे समाज के लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, इनको जमीनें मिले, और सबसे बड़ी बात इज्जत से जिंदगी जीने का अधिकार मिले, वो व्यक्ति जब तक आप उसको मजबूत नहीं करोगे तब तक इस देश के अंदर मैं कह रहा हूं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। 1000 साल तक हम ऐसे ही चलते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। हमें तय करना पड़ेगा आज से, इसी समय से हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस साइड खड़े हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। खासकर मेरे नौजवान साथी, मेरे युवा साथी, अपने साथ, अपने खुद के साथ एक कमिटमेंट करें, खुद को शीशे के अंदर देखें और कमिटमेंट करें कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं। क्या मरने के लिए पैदा हुए? क्या मात्र इस धरती के ऊपर हमने जन्म लिया, जन्म लेकर हमने शादी करवा ली, बच्चे पैदा कर दिए, खाए पिए मर गए, इसलिए पैदा हुए हम इस देश के अंदर? नहीं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, अपने खुद के साथ एक वादा कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। इस देश के अंदर हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, इस जीवन के अंदर हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमने करना क्या है, और उस लक्ष्य के लिए आप काम कर लो, ईमानदारी से काम कर लो। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप मात्र 5 साल अपने साथ कमिटमेंट करके मात्र 5 साल काम कर लो, इस देश के अंदर आपका राज ना जाए तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। लेकिन ईमानदारी से हम, भाई कमल जी हो गए या स्टेज पे जितने भी साथी बैठे हैं, लगातार दिन रात सुबह शाम समाज के लिए भागे फिर रहे हैं। क्यों? एक व्यक्ति की भी सैलरी नहीं है, इनमें से एक व्यक्ति की भी सैलरी नहीं है, ना सैलरी है, ना दिहाड़ी मिलती है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने चाय पिला दी, पी ली, आप लोगों ने खाना खिला दिया, खा लिया, जो खाया आगे निकल गए, आगे से जो मिला खाया वहां से आगे निकल गए। ये ही है।